हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। अपनी इस सीरीज में ऑलरेडी हमने अप्रैल माह के करंट अफेयर्स या कहें डे 12 तक के इंपॉर्टेंट करंट को कवर कर लिया था। आज ये हमारा डे 13 है और अपने इस डे 13 में हम मई माह के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका था प्रीलिम बूस्टर के रूप में, तो उम्मीद है कि आपने उसे कवर किया होगा। तो यहाँ पे केवल एक ही पार्ट पढ़ना है। बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में मार्च और अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था, तो आज ये हमारा मई 2021 का पार्ट 1 है। और अपने पार्ट 1 में आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे, यानी कि 1 मई से लेकर 15 मई तक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनको कवर करेंगे, ताकि हमारा प्रीलिम्स 2021 और 2022 काफ़ी अच्छे से कवर हो सके। तो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है वो प्रतिरक्षण रणनीति को लेके है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा आर्टिकल है कोविड-19, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो वंदे भारत मिशन है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, वंदे भारत मिशन हो या समुद्र सेतु हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन रहे हैं। कारण इसमें खास बात क्या है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जो भी हमारे भारतीय लोग हैं वो विदेशों में फंसे हुए थे, तो उनको भारत सरकार वहाँ से एयरलिफ्ट की। वंदे भारत वास्तव में एयरलिफ्ट प्रोग्राम है और समुद्र सेतु वास्तव में हमारा जो है वो जलयान से संबंधित है, कि हम पानी वाले जहाज से लोगों को अपने अगल बगल के जितने भी आइलैंड हैं वहाँ से लेकर आए थे। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। ऑपरेशन राहत क्या है, खाड़ी देशों से निकासी क्या है, ऑपरेशन मैत्री क्या है, इससे पहले भी हमने चलाए थे। ऑपरेशन सुकून जो है वो लेबनान से संबंधित है, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, फिर बात आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया था पहले भी, तो उसी की बातें हैं, रिपीट हुई हैं बातें, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कल ही मैंने बताया था कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि एक तरीके का एनजीओ है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये भी नहीं पूछेगा कि कोविड-19 के टाइम पीरियड पे किस किस की मौतें सबसे ज़्यादा हुई, तो आपको इसे याद रखना नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे सूत्रा मॉडल के बारे में। सूत्रा मॉडल क्या है आपको याद नहीं रखना है, लेकिन नाम से बस ये पता चल जाएगा कि सूत्रा का पूरा नाम क्या है, सस्टेनेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। मतलब ये एक तरीके से कोविड-19 से लड़ने का एक फॉर्मूला है, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो सूत्रा है उसका संबंध डिफेंस सेक्टर से है, जो सूत्रा है उसका संबंध एग्रीकल्चर सेक्टर से है, तो आप बता दो कि नहीं साहब, इसका संबंध जो है वो वास्तव में स्वास्थ्य की फील्ड से है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। मराठा आरक्षण विधेयक क्या है, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 के दौरान जो बौद्धिक संपदा संरक्षण अधिकार हैं वो तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, जो ट्रिप्स समझौता है वो किससे संबंधित है, वो WTO से संबंधित है। और आप में से जिन बच्चों ने कभी भी 2018 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें यही क्वेश्चन था ट्रिप्स को लेके, तो आपको बस इतनी बेसिक जानकारी यहाँ पे पता है, बाकी आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की। वो खास बात क्या है, अगले आर्टिकल में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नहीं है कि न्यायालय की कार्यवाही पर मीडिया को रिपोर्ट करने का क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब वो आएगा तो हम उसे आपको कवर कराएंगे। रही बात भारत के निर्वाचन आयोग को लेके, हमने इससे पहले भी आपको बताया था, रिपीट है ये बातें,
क्या कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी बात कि इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। तीसरी खास बात कि यह न केवल संघ राज्यों का चुनाव संपन्न कराती है बल्कि राज्यों का भी चुनाव संपन्न कराती है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। लेकिन मोटे तौर पे जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें केवल यही समझना होता है कि ये न केवल भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया के अधीक्षण और निर्देशन करता है बल्कि उनको संपन्न भी कराता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे आपसे जो एक लाइन कंफ्यूज करके क्वेश्चन बना सकता है वो क्या बना सकता है कि ये संसद सदस्यों का चुनाव कराती है, तो आप कहोगे बिल्कुल सही। ये राज्य विधानमंडलों के विधायकों का चुनाव कराती है, आप कहोगे बिल्कुल सही। तो आपको ये बातें याद रखनी है। रही बात पंचायतों और नगर पालिकाओं को लेकर, तो इसका संबंध पंचायतों और नगर पालिकाओं से नहीं है, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखने की आवश्यकता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं यहाँ पे राजस्व घाटा को लेके। आपका केवल 3 से 4 मिनट का छूटा है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, राजस्व घाटा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट जब मैं आपको बैक ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको पूंजी घाटे और राजस्व घाटे इन दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और वहाँ पे बस एक ही और 2 क्वेश्चन आपको वो याद रखने हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये मेंस का टॉपिक है। प्रीलिम में आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण क्या है, आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, बट बेसिक जानकारी पता हो कि राष्ट्रीय वित्तीय जो रिपोर्टिंग प्राधिकरण है या कहें नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो वास्तव में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये भारत सरकार का गठन मतलब 2018 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, ऑडिट नियामक है। ऑडिट नियामक का मतलब ये चेक करती है कि पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ पे नहीं खर्च हुआ। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कितने मेंबर होते हैं कितने नहीं होते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आपसे पूछेगा नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। हमने जब आपको मई का करंट अफेयर्स 2020 का पढ़ाया था तब भी हमने आपको इनके बारे में बताया था, बट आपसे फिर एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। खास बात इनकी क्या है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े हुए थे। दूसरी खास बात है कि बनारस जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें ये अध्यक्ष बने थे। तीसरी खास बात ये है कि ये नरम दल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य के नेतृत्व वाले गरम दल के बीच मतभेद पैदा हो गया था, जिस कारण 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, मतलब उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनके कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, किन किन इंस्टीट्यूट में इन्होंने वर्क किया, उस पर भी आपसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो याद रखना है वो ये कि 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। मैंने ये क्यों बोला 1905, क्योंकि आपको हो सकता है दे कि मुस्लिम लीग की स्थापना, आपको क्रम लगाने को दे कि मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्लियामेंटो सुधार, कामागाटा मारू प्रकरण, गदर पार्टी और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो आप कंफ्यूज ना होना, आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सबसे पहले आई, उसके बाद मुस्लिम लीग आई, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर बात है कि इनका जो पत्र है सार्वजनिक सभा इनकी पत्रिका थी, वो आपको याद रखना है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सार्वजनिक सभा इनकी पत्रिका है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। खास बात एक और है कि इन्होंने 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। ध्यान देना, आप में से कई बच्चे गलत कर देंगे कि रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ जो इकोनॉमिक्स है उसकी स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की, तो उन्होंने नहीं की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो बात है इनके समाचार पत्रों को लेके कि इनके जो समाचार पत्र थे उसका नाम था हितावत। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, तो वो आपको हितावत इस समाचार पत्र का नाम याद रखना है। बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे और इनके राजनीतिक गुरु कौन होते थे पता है आपको? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को एक समर्पित पुस्तक धर्मात्मा गोखले लिखी थी गांधी जी ने गुजराती भाषा में, ये तो आपसे नहीं पूछेगा।
पार्लियामेंटो सुधार के बारे में आपको पहले से ही पता है। वो क्या पता है कि इसके संदर्भ में जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट घटना है वो ये कि मुसलमानों को इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की बात की। पृथक निर्वाचक मंडल का सामान्य सा अर्थ ये होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को केवल मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, उनको कोई सामान्य पर्सन या किसी अदर कास्ट का, अदर रिलीजन का वो व्यक्ति उसे नहीं चुनेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 1909 के अधिनियम में ही सत्येंद्र पी सिन्हा या कहें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। एक और खास बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देता है, कई बार आपको दे देता है कि 1909 के अधिनियम में जो सदस्यों की संख्या है उसे कम कर दिया गया, तो कम नहीं किया गया बल्कि उसे बढ़ाया गया। और आपको एक और तथ्य बताएं कि चाहे 1909 का अधिनियम हो, चाहे 1919 की बात हो, चाहे 1927 का साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो, या फिर 1935 का अधिनियम हो, यहाँ पे हमेशा चाहे प्रांतीय विधान परिषद उसमें संख्या बढ़ाई ही गई है, कमी नहीं की गई है कभी भी। क्योंकि जब 1892 का अधिनियम आया था और उसमें फिरोज शाह मेहता की जो डिबेट हुई थी खासतौर पे गवर्नर जनरल से, तो उसमें यही प्रोविजन आया, वायसराय से, उसमें यही प्रोविजन आया था कि हम आगे चल के धीरे धीरे करके विधान परिषद में संख्या को बढ़ाएंगे ताकि भारतीय उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ, अर्थात उत्तरदायित्व शासन की शुरुआत की यहाँ से बात होती है। हालांकि 1919 का अधिनियम ही एकमात्र ऐसा अधिनियम है जहां पे पहली बार उत्तरदायी शासन की शुरुआत देखने को मिली थी। ठीक है, और उसी में द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट आया था, मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पुडुचेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन, आपसे ये तो नहीं पूछेगा लेकिन इसको मिक्स करके क्वेश्चन में पूछ देगा। कैसे कि जल जीवन मिशन क्या है, और उसमें आपको दे देगा कि पुडुचेरी पहला मतलब ऐसा राज्य बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा। तो आपको पता होना चाहिए नहीं साहब, पहला नहीं बना है, ग्रामीण घर को नल द्वारा जल आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार के बाद पुडुचेरी, मतलब पहले नंबर पे गोवा था, फिर तेलंगाना था, फिर अंडमान निकोबार था और फिर पुडुचेरी था। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे खास बात क्या है कि सभी ग्रामीण घरों को 55 लीटर जलापूर्ति की जाएगी। मिनिस्ट्री जल शक्ति के अंतर्गत आती। अब आपको हो सकता है यूपीएससी थोड़ा और गंदा खेल खेलने के लिए आपको यहाँ पे दे देगा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, तो आप बता देना नहीं बाबूजी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। MLALED योजना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको याद नहीं रखना है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना है वो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दिसंबर 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, मतलब ये जो आप MP लैट्स पढ़ते हो ना, उसी से संबंध। प्रारंभ में तो इसका क्रियान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती थी, लेकिन बाद में इसे या कहें वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। आप में से जो भी बच्चे 2022 या 23 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए MP लैट फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 2020 में यूपीएससी ने पूछा है बट थोड़ा डेप्थ पूछा था, अब उससे भी ज़्यादा डेप्थ पूछेगा। ठीक है, तो आपको पता हो इसमें होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो भी संसद सदस्य हैं उनको प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में, मतलब 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, और ये राशि नॉन लैप्सेबल होती है, मतलब अगर खर्च नहीं हुई तो वो फिर बची रहती है। क्लियर, तो इतनी बातें आपको याद रखना है, आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी मैंने आपको बेसिक पहले ही बताया है कि जो लोकसभा का सदस्य होता है, जो निर्वाचित होता है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर वहाँ पे कार्य करता है, डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्य के भीतर कहीं से भी। लोकसभा का खास बात क्या होती है कि वो किसी एक परिसीमन के अंतर्गत या कहें किसी एक संसदीय क्षेत्र से आता है, तो वो केवल अपने संसदीय क्षेत्र में पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा का क्या है कि वो अपने क्षेत्र में कहीं पे भी खर्च कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी खास बात यह है कि वो किसी भी देश के क्षेत्र में जाके वहां पे कर सकते हैं, है ना।
मतलब राज्यसभा अपने क्षेत्र में जो निर्वाचित है वो करेगा, लोकसभा अपने निर्वाचित क्षेत्र में करेगा जो निर्वाचित व्यक्ति है, लेकिन जो नॉमिनेटेड पर्सन है जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए और भी कई सारे लोग हो गए, वो लोग देश के किसी भी पार्ट में अपना कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। आलोचना वगैरह क्या है, ये मेंस का टॉपिक है, वहाँ पे कवर कराएंगे। आर्टिकल यूपीएससी संविधान से रिलेटेड नहीं पूछती है, तो इसलिए हमें याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च क्या होता है, आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक जानकारी आपको पता हो। इसका क्या मतलब है? इसका सामान्य सा मतलब ये है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी फैक्ट्री हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। कई बार उसमें कुछ ना कुछ मिलाते रहते हैं, मिलावट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को, कम प्राइस के प्रोडक्ट को हाई प्राइस में बेचते हैं। तो सरकार ये करती है कि बाबूजी ठीक है, आप हेड एंड शोल्डर का शैम्पू 125 130 में अगर बेचते हो छोटा वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस हेड एंड शोल्डर के शैम्पू में आप 5 रुपए पर पीस हमें प्रोवाइड कराओगे। क्यों? क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सामाजिक दायित्व है कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमें दान में दोगे। तो उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की इससे ज़रूरत नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और आपसे इसी क्वेश्चन पे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इसकी अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संबद्ध है। जैसे आज एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इस समय जो एनबीएफसी का गठन है, ठीक है, वो क्या 1956 के अधिनियम, जो कंपनी अधिनियम है, उसके बाद से 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उससे हुआ? तो देखिए एक बात बताएं आपको, हमारे यहाँ जब अमेंडमेंट होता है तो क्यों होता है? अमेंडमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई कमी रह गई होगी तो इसको दूर किया जाएगा। और ख़ास बात क्या है कि नए नए काफ़ी सारे प्रोविज़न आते रहते हैं, सोसाइटी चेंज होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एनबीएफसी का गठन 1956 में नहीं हुआ। जैसे आरबीआई में कई बार अमेंडमेंट हुआ, बट जब भी क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ तो हम 1934 ही बोलते हैं। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 49 ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट तो बार बार होता रहता है। ऐसी ही चीज आप देखिएगा कि 1972 का वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको 2006 में तो अमेंडमेंट किया गया है, लेकिन हम पढ़ते क्या है 1972, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जहां जिसका बेसिक ओरिजिन है, जैसे आप लोग का जन्म जहाँ पे हुआ है, भले आज आप कहीं पे रहते हो, आपका जन्म जिस घर में हुआ था, जिस राज्य में हुआ था, जिस शहर में हुआ था, उसी से आपको गिना जाएगा, ठीक है, भले आज आप कहीं पे रह रहे हो। तो वही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान सीमा विवाद, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक लाइन है, वो क्या कि हाल ही में चर्चा में रहा कोस्टस, है ना, ये क्षेत्र कहाँ पे है? तो आप बता देना कि साहब ये किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य है। आपको एक बार हम लोकेशन दिखा देते हैं किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत में यहाँ पे हैं ये मिडिल ईस्ट की कंट्री, 5 मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, या कहें 5 मध्य एशियाई देश हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य क्या इशू है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किर्गिस्तान और तजाकिस्तान कहाँ है, ये देखिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मिल गया किर्गिस्तान और ये आपका मिला तजाकिस्तान। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना। इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये याद रख लेना भाई साहब कि चाहे किर्गिस्तान हो या तजाकिस्तान हो, इन दोनों की सीमा ना तो कैस्पियन से लगती हैं और ना ही इनकी सीमा ब्लैक सी से लगती हैं, है ना, वरना आप फिर गलत कराओगे क्वेश्चन, समझ गए। तो इनकी किसी भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी से नहीं लगती। जैसे उज्बेकिस्तान की तो अरल सागर से लग जाती है, तुर्कमेनिस्तान की तो कैस्पियन से लग जाती है, कजाकिस्तान की सीमा लग जाती है, लेकिन इनकी नहीं लगती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश ये करना कि इन 5 देशों की जो राजधानियां हैं उन्हें जरूर याद रखना, ठीक है। जैसे ताशकंद हो गई, बिश्केक हो गई, है ना, अस्ताना हो गई, ये सब आप याद रखना, क्योंकि आपसे कुछ अशगावत हो गई, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ तुर्कमेनिस्तान है तो तुर्क क्या लाते थे? घोड़े लाते थे, तो इनकी राजधानी होगी अशगावत, ठीक है। उज्बेकिस्तान है, इसकी राजधानी क्या होगी? ताशकंद हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे कजाकिस्तान है, ऐसे सारी चीज़ें, अस्ताना हो गई, तो आपको ये सारी की सारी याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे।
फिर बात आती है यहाँ पे, ये आपको कुछ भी नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय मध्य एशिया यूरोपियन यूनियन, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। किर्गिस्तान वगैरह ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। खंजर एक्सरसाइज क्या होती है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कोर सेक्टर आउटपुट। ऑलरेडी मैंने आपको कोर सेक्टर के बारे में बता रखा है, कई बार आपको बताया है कि जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंडेक्स है प्रोडक्शन का, उसमें खास बात क्या है कि उसमें 8 कोर इंडस्ट्री हैं और आपको इनके न केवल नाम याद रखते हैं बल्कि इनका क्रम याद रखना है। सबसे ज़्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, फिर बिजली का, फिर स्टील का, फिर कोयला का, फिर कच्चा तेल का, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट और फिर उर्वरक का। तो आपको ये पूरे के पूरे नाम यहाँ पे याद रखने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जारी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी कि NSO के द्वारा प्रत्येक महीने, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है और आपसे ना ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसका उपयोग नीति निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय, RBI और सरकारी एजेंसियां करती हैं, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी किया है, एशियाई विकास बैंक, ADB। ADB में और NDB में डिफरेंस है, ये याद रखना। ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। NDB जो है वो ब्रिक्स का बैंक है, फोर्टिलाइजर डिक्लेरेशन के अंतर्गत आया, ठीक है। तो आपको वही अलग चीज है और ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या हैं, अगर दिया होगा तो आप पढ़ लीजिए, बाकी आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ADB में कुल 68 मेंबर हैं, इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है। दूसरी खास बात, ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरी जो खास बात है वो ये कि इसमें जो 49 कंट्री हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन से आते हैं और जबकि 19 जो कंट्री हैं वो अदर रीजन से आते हैं। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक एशिया विकास बैंक में या डेवलपमेंट बैंक में केवल और केवल एशिया प्रशांत के लोग शामिल हैं, इसमें अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल नहीं हैं। तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसमें एशिया प्रशांत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के लोग भी या अन्य कंट्री भी पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब शेयर धारक पे आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ये तो केवल आपसे AIIB पे पूछा है, बट फिर भी देख लीजिए कि इसमें कौन शेयर धारक हैं। तो 5 बड़े शेयर धारकों में जापान पहले नंबर पे है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। और जबकि आप जब भी AIIB को पढ़ते हैं तो उसमें चाइना और फिर इंडिया आता है, ठीक है। और इसी पे UPSC ने आपसे क्वेश्चन पूछा था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में है। मनीला कहाँ पे आपका, मनीला आपका है फिलीपींस में। आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर दिखा दो एक बार मनीला, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रीजन कहलाता है एशिया पैसिफिक, ठीक है। ये प्रशांत महासागर और ये एशिया का, तो यहाँ के कंट्री लगते हैं, इनको बोलते हैं ADB के मेंबर हैं। अब मनीला हम आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है फिलीपींस है, ठीक है। ये यहाँ आपका लुजोन है, ये है आपका मनीला, ठीक है। तो आप यहाँ पे मनीला देख ले रहे हो, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। पार्सल आइलैंड, साउथ चाइना सी, स्प्रॉटली आइलैंड, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है। यहाँ पे गुआम है, ये पलाऊ है, पलाऊ में सनस्क्रीन जो थी, क्रीम जो चेहरे पे लगाने वाली, उनको बंद कर दिया गया है, ठीक है। आपसे अब नहीं पूछेगा। छोटी बचत योजनाएं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। जैविक बाजरे का निर्यात, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जैविक बाजरे के निर्यात से क्या मतलब है, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैविक खेती पे UPSC ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा था और अब आपसे नहीं पूछेगा। मॉडल इंश्योरेंस विलेज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 से क्या चुनौतियां हैं RBI के लिए, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो इसलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछे ये पूरी संभावना नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे आता है फ्लोटिंग, ये कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रिपोर्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सोशल का मतलब ये होता है सामाजिक रूप से जो हम पैसा खर्च करते हैं या उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन इंडिया में अभी ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। संघीय बजट 2019-20 में पूंजी निर्माण के लिए सामाजिक उद्यम, स्वैच्छिक और कल्याणकारी संगठनों को सूचीबद्ध करते हुए सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रस्ताव रखा गया। समझ गए, मतलब है नहीं अभी हमारे यहाँ, प्रस्ताव रखा गया।
इसे सेबी के विनियामक दायरे के अंतर्गत गठित करने की बात की गई। सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में पहले से, बट इंडिया में अभी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि जब इंडिया में है नहीं तो आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, मेंस में आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या भारत को सोशल स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत है, तो आप बता देना। बॉन्ड यील्ड में गिरावट, आखिरकार बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता हो। बॉन्ड यील्ड का मतलब है बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का मतलब जो उसमें पैसा आपको मिलता है, जैसे हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं, उधार लेते हैं, तो उसमें हमें पैसा मिलता है, तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है कि बॉन्ड यील्ड क्या हुआ। बॉन्ड यील्ड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे हमने किसी व्यक्ति को बॉन्ड बेचा, ठीक है, उसको बाद में हम रिटर्न पैसा लौटाते हैं। बॉन्ड कौन जारी करता है, आपको पता है, भारत सरकार, ठीक है। ये एक तरीके का ऋण पत्र होता है, लेकिन इसमें खास बात ये देखने को मिली कि कई बार सरकार कहती है कि हम आपको 6% में पैसा आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है, लेकिन अब सरकार ने इसको कम कर दिया है। अब बोली कि हम 5% करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार को जरूरत ही नहीं है। तो बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब है। ये इसकी गणना वार्षिक कूपन दर के आधार पे की जाती है। बॉन्ड क्या होता है, उधार लेने का एक साधन है, ठीक है। कूपन दर इस पे अंकित होती है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आपको वहां पे बताया है बॉन्ड, डिबेंचर, उसी पे क्वेश्चन आएगा। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर बात आती है भारत की संप्रभु रेटिंग, आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। विनिमय समीक्षा प्राधिकरण, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता रखा है कि आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था 1934 की अधिनियम के अंतर्गत। ये एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है कि इसकी हिस्सेदारी में सरकार का दखल हो गया और अब ये सरकार के निर्देशन में काम करती है, ठीक है। तो इतनी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, वो आरबीआई के कार्य क्या हैं। तो आरबीआई एक तरीके से मौद्रिक नीति को रेगुलेट करती है, वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक करती है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन को डील करती है, मुद्रा जारी करती है, डेवलपमेंट के कार्यों में पार्टिसिपेट करती है और भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक तथा पर्यवेक्षक होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जब आपको इकोनॉमी पढ़ाया हूं तो मैंने वहां पे आपको सिंपल लैंग्वेज में दे दिया कि नोटों का निगमन करता है, विकास संबंधी कार्यों को प्रोत्साहन करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, और आपको मैंने बताया कि रुपए की परिवर्तनीयता पे ध्यान देता है, तरलता का समायोजन करता है। तो ये तो नॉर्मली सबको पता है। मे भी हो सकता है आपसे थोड़ा ऐसे टफ लाइन दे दे कि मौद्रिक प्राधिकारी होता है, वित्तीय प्रणाली का नियामक होता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधक होता है, विकासात्मक भूमिका निभाता है, मुद्रा जारी करता है, भुगतान और निपटान प्रणाली का नियामक बनता है। तो आपको पता हो कि हाँ साहब, है तो सब कुछ वही, बस इसने लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अन्य कार्य कौन कौन से करता है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार के बैंकर के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में, वेज एंड मीन्स मतलब अल्पकालिक जो ऋण सुविधाएं हैं केंद्र और राज्यों के व्यय को लेकर, उसके संबंध में भी कार्य करता है, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। जैसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 6 महीने में होती है जारी। मौद्रिक नीति रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये भी 6 महीने में। विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी 6 महीने में। उपभोक्ता आत्मविश्वास यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 3 माह में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखेगा कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, आपसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और आपको यहाँ पे दे देता है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं, आरबीआई इसे जारी करती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इसकी बात नहीं पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। फास्टैग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे वित्तीय साक्षरता, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सुपर साइकिल ऑफ कमोडिटीज, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। मुद्रास्फीति मैंने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ाया है। कोर मुद्रास्फीति मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है ना, क्योंकि अस्थिर होती हैं, बाकी इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। और जो हमारी हेड इन्फ्लेशन होती है उसमें सबको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आधे क्वेश्चन तो वो होते हैं जैसे आईपीओ है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था
कि आईपीओ का मतलब होता है पहली बार कोई प्रतिभूति जारी की जाती है किसी बैंक के द्वारा। तो आपको अच्छे से पता है कि आईपीओ क्या करता है। प्राथमिक बाजार का मतलब होता है जहां पहली बार शेयर जारी होते हैं। द्वितीयक बाजार का मतलब जहां पर शेयरों को बार बार खरीदा और बेचा जाता है, और उस बाजार को मोटे तौर पे क्या कहते हैं, शेयर बाजार। और शेयर बाजार में भी मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक एक्सचेंज बताया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब मैं बता रहा था आपको, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सबसे खास बात क्या थी कि वहां पे सेंसेक्स का कॉन्सेप्ट था। सेंसेक्स क्या थी, 30 कंपनियों का एक ग्रुप था, या कहें 30 कंपनियां कौन कौन सी, ब्लू चिप कंपनियां। ब्लू चिप कंपनियां कौन कौन सी, जिनकी वैल्यू काफी हाई होती है, तो यहाँ पे सेंसेक्स होता है। जब हमने आपको इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाया, तो वहां पे आपको निफ्टी मिलता है। निफ्टी का मतलब मैंने क्या बताया था कि उसमें 50 कंपनियां होती हैं। तो आप समझ गए थे कि निफ्टी की बात की जा रही है तो 50 कंपनियों की बात हो रही, सेंसेक्स की बात की जा रही तो 30 कंपनियों की। अर्थात सेंसेक्स अगर गिर रहा है तो मतलब 30 कंपनियों के शेयर की वैल्यू गिर रही है। निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो 50 जो कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है। तो आपको बस इतना बेसिक याद रखना था, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको जो बेसिक बातें और बताई थी वो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वो ये कि प्राथमिक बाजार में जो शेयर जारी करते हैं उनका सीधा प्रभाव कंपनी पे पड़ता है, जबकि द्वितीयक बाजार में जब शेयर जारी किए जाते हैं तो उनका सीधा प्रभाव कंपनी पे नहीं पड़ता है, बल्कि इसका कस्टमर पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी के लिए। वो क्या है, आपको ये पता होगा कि भारत में सोने को बहुत तरजीह दी जाती है कि सोना होना चाहिए, महिलाओं के पास होने चाहिए, सोना का मंगलसूत्र हो, सोने की अंगूठी हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ईयर रिंग होनी चाहिए। और अच्छी भी चीज़ है क्योंकि इनका अपना एक सबका साइंटिफिक पर्पज़ भी होता है, चाहे अंगूठी की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, तो इनका सबका पर्पस होता है। जैसे आप में से जो भी देवियां अंगूठी पहनती होंगी, और अगर आपकी शादी हुई है तो आपने अंगूठी पहनी होगी अपने दाहिने हाथ में, छंगुन की दूसरी उंगली में, मतलब बड़ी वाली उंगली के जस्ट बगल वाली उंगली में। तो उसकी खास बात क्या होती है कि वो जो आपकी उंगली होती है और ये जो आपकी बड़ी वाली उंगली होती है, ये जो बीच वाली उंगली होती है छंगुन के बगल में, और ये आपकी छोटी उंगली, और यहाँ पे आपका अंगूठा, ठीक है। तो ये जो उंगली होती है, इस पे जो नस होती है, ठीक है, उसका सीधा संबंध आपके दिल से होता है। तो जब आप ऐसी अंगूठी अपने हाथ में पहनते हैं तो आपकी दिल की जो धड़कनें हैं उसको ये रेगुलेट करके रखती है, ठीक है। बाकी और सारे ईयर रिंग्स के भी पर्पज़ हैं अपने अपने, मैंने एक दिन भेजा था आप लोगों को, तो बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि लोग जब सोने की चीज़ें खरीदते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे यहाँ सोना ऐसा तो नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारी खानें लगी हुई हैं, सरकार को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इस इंपोर्ट के कारण भारत सरकार का बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा चली जाती है। तो सरकार ने कहा कि लोग सोना पहनते कम हैं बल्कि स्टोर करके ज़्यादा रखते हैं। तो सरकार ने लोगों से कहा कि प्रभु एक काम करो, तुम हमसे सोना मत मंगवाओ, आप हमसे सोने की ही वैल्यू का एक बॉन्ड खरीद लो, मतलब एक ऋण पत्र खरीद लो, और जैसा जैसा सोने का भाव ऊपर नीचे होगा वैसा वैसा इस पत्र का भी भाव ऊपर नीचे होगा। मोटे तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मान लो आप सोना अगर 10 लाख रुपए का खरीदने जा रहे हो तो 10 लाख रुपए का ये हमसे कागज खरीद लो, इस पे हम 10 लाख लिख देंगे, और अगर कल सोने का भाव 11 लाख हो गया तो हम 11 लाख का आपका एक कागज खरीद लेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे बचपन में हम लोग नहीं वो खेलते थे चूरन वाला नोट लेके आपस में ही 10 रुपए दे दिए, उनको 15 रुपए दे दिए, या आपने लॉटरी वाला कुछ सिस्टम खेला होगा, आपस में एक दूसरे को पैसे दे दिए। और मुझे याद है कि एक लूडो के तरह एक और गेम आया था, ठीक है, और उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उस लूडो की तरह गेम में क्या होता था, हम पैसे ही एक दूसरे को देते थे, नोट होते थे उसमें खूब अच्छे अच्छे, उनको हम लोग गत्ते में काट के खूब अच्छा चिपका के खूब अच्छा बनाते थे। तो वही चीज़ है कि उसमें हम लोग अपने लिए करते हैं ताकि हमें विदेशों से वो ना करना पड़े। सरकार को क्या फ़ायदा हो जाएगा, सरकार को पूरा पैसा मिल जाएगा बॉन्ड के माध्यम से। लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि कोई वो कागज़ चुराने आएगा नहीं। ऐसे सोने के लिए आपको एक तिजोरी रखनी पड़ती है ना, लॉकर रखने पड़ते हैं, और कभी यूज नहीं करता है आदमी। शादी में भी आजकल आप देखिएगा जितनी देवियाँ जाती हैं वो सब रोल्ड गोल्ड का पहन के जाती हैं। और मुझे तो हंसी एक दिन तब आई, मतलब बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही हूँ मैं, कि मैं अपने पार्लर
पार्लर में जब गया वहाँ पे, मतलब मेरा पार्लर नहीं है, मैं खुद का नहीं चलाता हूँ, तो मैं जब पार्लर में गया वहाँ पे तो एक देवी जी सज रही थी, तो उनको खूब अच्छे अच्छे मतलब गहने पहनाए जा रहे। तो मैंने वहीं पे कहा कि भाभी मान लो अगर ये गहने चुरा लें हम लोग तो, और ये मान लो देवी जी अगर भाग गई तो आपका तो पूरा का पूरा पार्लर का नुकसान हो जाएगा। अरे बोलिए सबका सब रोल्ड गोल्ड है। तब मैंने कहा अच्छा रोल्ड गोल्ड का मतलब ऊपर ड्रामेटिक अंदाज में सोने को दिखाया गया। और आजकल देखिएगा लोग रोल्ड गोल्ड ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, तो लूटने का कोई फायदा है नहीं किसी को। तो बस यही ड्रामा यहाँ पे दिया है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा और ना ही आपको वो करना है, ठीक है। बागबानी कृषि से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हॉर्टिकल्चर होता है वो क्या होता है। तो वास्तव में बागवानी के अंतर्गत ये माना जाता है कि हम इसमें न केवल फल, सब्जी, मशरूम, मसाले, फूल, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ उपजाते हैं, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। एकीकृत बागवानी में कई सारी चीज़ों को एक साथ हम करेंगे और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या होता है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों इसमें पैसा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी हमने एक दिन पहले आपके साथ बैंगनी क्रांति के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से याद होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा बैंगनी क्रांति, हालांकि क्या आप बताएंगे, तो आपको लेवेंडर आपको मैंने बताया था, तो उसी से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी याद नहीं रखना है। ये हो गया ताइवान द्वारा भारत की मदद, आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। भारत ब्रिटेन वर्चुअल सम्मेलन, आपसे ये नहीं पूछेगा। यहाँ पे एक शायद क्वेश्चन अगर दिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर ताइवान से रिलेटेड एक लाइन होगी, नहीं है यहाँ पे। चाइना और ताइवान के इशू को लेकर जब आएगा तो बताएंगे। भारत ब्रिटेन वर्चुअल सम्मेलन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा। G7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि इसकी मीटिंग होती है, बल्कि इसके जो मेंबर हैं उनके नामों पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको G7 के मेंबर याद रखने कि ग्रुप ऑफ 7 नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान होते हैं। कई बच्चों के दिमाग में G4 नाम भी आता है। G4 वास्तव में यूएनएससी में स्थायी सदस्यता से रिलेटेड गठित किया गया है और मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर की है। अगर कभी चर्चा में आगे आएगा फिर से तो मैं फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, वरना मैंने आपको पहले और इसके बहुत पहले कवर कराया था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम देख लेते हैं, इसको यहाँ से हम इरेज करते हैं ग्रुप ऑफ 7 को, ताकि दिक्कत ना आए किसी प्रकार की पीडीएफ में आपको। तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे तो पूछेगा ही नहीं, जहाँ पे आपसे कुछ, अरे भाई कट जाओ, क्या बात है, हाँ ठीक है, ये भी आपका हो गया। हाँ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको बस बेसिक पता हो कि जो ग्रुप ऑफ 7 है, G7 एक अंतर सरकारी, मतलब कई सरकारें मिलकर काम करती हैं, 1975 में गठित हुआ था। इसका कोई हेडक्वार्टर या मुख्यालय, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। इसमें मोटे तौर पे 7 कंट्री हैं, तो उन 7 कंट्री का नाम आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे नाम ही नहीं दिया, ऊपर नाम दिया था, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, है ना। तो ये 7 नाम आपको खैर याद ही रखने हैं, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ के बारे में क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यूरोपीय संघ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 27 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इस समय आप देख रहे हैं कि ब्रेग्जिट, मतलब ब्रेग्जिट का क्या मतलब होता है, ब्रेग्जिट में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट होना, ठीक है, यानी ब्रिटेन बाहर निकल गया। पहले 28 होते थे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इतना ही आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरीके का नहीं आएगा। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या है यहाँ पे, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ब्रिक्स के संदर्भ में अल अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ाया है, खासतौर पे जब मैंने आपको पढ़ाया था किस चीज़ को लेके, कि इजराइल पैलेस्टीन का इशू हुआ था, तो उसी से संबंध है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे है, शेख जर्राह शहर कहाँ पे है। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, इजराइल और पैलेस्टीन के मध्य हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि इनके मध्य क्या विवाद था, पूरी कहानी सुनाओ। अगर आपको सुनना है कहानी अल अक्सा मस्जिद को लेके तो आप फिर सुन लीजिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको भेज दिया है पहले एडिटोरियल में, तो आप वहाँ पे पूरा विवाद सुन सकते हैं। शेख जर्राह कहाँ का मुद्दा है, इजराइल का, ठीक है, फिलिस्तीन का। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद रखना है। 2 स्टेट सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इजराइल और पैलेस्टीन से संबंधित है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात या कई सारे जो अरब कंट्री हैं उनके मध्य अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, बाकी आपको नहीं याद रखना है।
चाइना का स्थायी स्टेशन है तियानवे। ये आपको बस याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। आपसे क्वेश्चन वैसे पूछने वाला नहीं है। चाइना के 2 मिशन हैं, एक चंद्रमा का चंगाई 5 और तियानवेन 1 ये मंगल मिशन है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कॉस्मिक किरणें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा कि आप ये बताइए जो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं। तो आप बता देना कि आकाशगंगा के अध्ययन के लिए, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ये काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। यहाँ पे आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि क्रम लगाने को पूछ देगा इंटरव्यू में आपसे। अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो जरूर पूछेगा कि आप ये बताइए कि मानव के विकास का चरण क्या है। तो पहले जो आया वो ड्रायोपिथेकस मानव, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियो, फिर होमो। ठीक है, और होमो में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स और फिर होमो सेपियंस। ठीक है, ये मानव का विकास है। आज हम लोग होमो सेपियंस मानव की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपको नहीं याद रखना है। क्या नामकरण है कोविड-19 का, आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। 5G पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5G पे ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा 5G के संदर्भ में कुछ विशेषताएं बताएं। ठीक है, और आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन घुमाएगा वो ये कि 5G से जो है वो 20 GB डाटा हम डाउनलोड कर सकते हैं पर सेकेंड में, जबकि 4G में 1 GB। तो आपको ये याद रखना है कि नहीं साहब, सॉरी आपको ये याद रखना है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये ऑप्शन में देगा ना तो आपको दिमाग में आएगा अरे बाप रे 1 GB यहाँ पे है और 20 GB यहाँ पे, इतना कैसे लंबा गुना हो सकता है। तो इतना लंबे गुना है। ठीक है, 5G जो है वो वास्तव में 3 गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता रखता है और अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करता है। इसका क्या मतलब, जैसे आप लोग अभी भी 4G से बात करते होंगे तो कई बार नेटवर्क चला जाता है। ठीक है, उतना अच्छा नेटवर्क नहीं आ पाता, लेकिन 5G में ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अर्थात इसमें 3 बैंड होते हैं, लो, मिड और हाई। जैसे हम लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, प्रीलिम और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, तीनों में मेहनत के हिसाब से अलग अलग डिफरेंस है। तो बिल्कुल वही चीज़ आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है वो केवल यही पूछेगा कि आप ये बताइए 20 GB पर डाटा और 1 GB पर डाटा। ठीक है, इसके सारे फायदे नहीं है बल्कि नुकसान भी हैं। नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। बाकी आपको नहीं याद रखना है। बाकी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए या मोहल्ले वाले गांव वालों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि 1G क्या था, 2G क्या था, 3G क्या था, 4G क्या था, आपको पता हो। और हो सकता है कभी यूपीएससी आपको इसको क्वेश्चन में दे दे तो आपको पता हो कि 1G में क्या होता था, केवल वॉइस कॉल होती थी। 2G में क्या होता था, वॉइस और डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। 3G में क्या होता था, हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे। ठीक है, और 4G में क्या होता था, हम ये वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे और साथ ही 3D पिक्चर्स भी देख सकते थे। ठीक है, तो इतनी खास बातें हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। शुक्र ग्रह के बारे में आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी को लेके तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल का क्रम क्या है, आपको बस ऐसे ही याद रखना है। अगला हमारा ये आर्टिकल है नासा का ओसिरिस मिशन। कई बार आपको पढ़ाया है। वास्तव में एक क्षुद्र ग्रह है वेनु, वो अर्थ से टकराने वाला है। तो अर्थ से टकराए इससे पहले इसके सैंपल को लेने के लिए, इसकी मिट्टी का सैंपल लेने के लिए नासा ने अपना एक मिशन भेजा जिसको ओसिरिस बोलते हैं। और ये क्या करेगा, वहां से वो मिट्टी का सैंपल लाएगा नासा के पास और नासा फिर उसी के अकॉर्डिंग मिसाइल सिस्टम डेवलप करेगा ताकि इसको फोड़ा जा सके या इसको डाइवर्ट किया जा सके ताकि ये अर्थ से ना टकराए। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ओसिरिस के बारे में। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल के। ये तो हो गया आपका, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वेनु क्या है, क्षुद्र ग्रह है। ऑलरेडी आपको पता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। क्षुद्र ग्रह और ट्रोजन्स में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो क्षुद्र ग्रह होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो ट्रोजन्स होते हैं वो न केवल सन के लगाते हैं बल्कि वो किसी न किसी प्लेनेट के चक्कर भी लगाते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो वैसे ही कई छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्रोजन्स। तो आपसे में भी क्वेश्चन पूछते कि क्षुद्र ग्रह और ट्रोजन्स के मध्य क्या डिफरेंस है, तो आप बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे धूमकेतु के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस को
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रोजन्स एक तरीके का वायरस भी होता है, जो हमने आपको पढ़ाया था ना, आपने पढ़ा होगा मालवेयर, ट्रोजन्स, वायरस, है ना, साइबर अटैक से संबंधित, तो वो भी आपको याद रखना है। बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे किसने जारी किया, तो यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है, इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की वन स्थिति को लेकर। तो भारत की वन स्थिति क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत में 2019 के अनुसार कुल वन जो क्षेत्र है 24.56% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। ठीक है, 33% हमें टोटल भौगोलिक वन क्षेत्र कवर करना है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। वायु प्रदूषण क्या, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सफर सिस्टम पूछा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा रखा है कि सफर सिस्टम वायु प्रदूषण से संबंधित है। इसमें कई सारे पार्टिकल्स या प्रदूषक को मापा जाता है, जैसे खासतौर पे PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, SO2। ध्यान देना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण सूचकांक में है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी आपसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा कि भारत की स्थिति क्या है क्या नहीं। एशियाई शेर के बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताया है कि एशियाई जो शेर हैं वो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं, भारत में भी, गुजरात में भी गिर नेशनल पार्क में। इससे ज़्यादा आपको क्या याद रखना, IUCN में इंडेंजर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब उम्मीद नहीं है कि बार बार रोज का रोज यही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, पुलियार समुदाय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुलियार समुदाय कहाँ का है, पुलियार समुदाय वास्तव में कर्नाटक केरल तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है अनुसूचित जाति के रूप में। दूसरी खास बात क्या है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, तो आपको ये याद रखना है। साथ ही यहाँ के आसपास इसी के कई और अभ्यारण्य हैं, जैसे चिनार, एराविकुलम आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे नेशनल पार्क है, और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। ठीक है, केरल में शायद हैं, आप इसको चेक कर लेना, वैसे केरल ही हैं ये दोनों। खास बात और क्या है कि तमिलनाडु में और कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम है, नीलगिरी है, मुकुरुथी है, और समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, गुइंडी, तो ये याद रखते हैं। खासतौर पर मुदुमलाई और मुकुरुथी आपको याद रखना है, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। और बाकी आपको तो पता है, डांडेली अंसी हो या कुद्रेमुख हो, नागरहोल हो या बांदीपुर हो, बनेरघट्टा हो, ये सब कहाँ पे हैं, ये सब के सब कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा और आप इसे मत याद रखिए। ठीक है, इतनी बातें हो गई आपकी। फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इको सेंसिटिव जोन पे क्वेश्चन आएगा, और इस पे एक ही चीज आ सकती है। हाँ, यहाँ पे एक लाइन और याद रख लेना बस, वो ये है कि यहाँ पे आप ये याद रख लेना, मालवन अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इको सेंसिटिव जोन पे आपसे क्वेश्चन जो है इस पे पूछा जा सकता है, तो आपसे सिंपल सा पता हो कि जो इको सेंसिटिव जोन है वो किसके अंतर्गत आता है, 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, महाराष्ट्र में और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं या संरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें संजय गांधी, टडोबा, अंधेरी, कोयना, बोर, सह्याद्री, मेलघाट, नवेगांव। मेलघाट इंपॉर्टेंट है, कोयना इंपॉर्टेंट है, टडोबा इंपॉर्टेंट है, और संजय गांधी। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और याद रखने की ज़रूरत नहीं, कई बार मैंने पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पे हम क्विक एंड फास्ट थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है ना, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। मीथेन के बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कहाँ से एमिट होती है आपको अच्छे से पता है, आर्द्र भूमि, मवेशी, धान के खेत, यहाँ से होती है। ठीक है, 84 गुना अधिक शक्तिशाली गैस है, वायुमंडल में लंबे समय तक नहीं रह सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। बाकी मैंने इसको इन्वायरमेंट में अपने कवर कराया है, तो वहाँ पे हम कवर करेंगे, यहाँ पे बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है यूएनईपी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा कई रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा कि एमिशन गैप रिपोर्ट है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट, फ्रंटियर्स रिपोर्ट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट, ये सब किससे संबंधित हैं, यूएनईपी से। बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड लाइफ फॉर, ये सब किसके द्वारा हैं, यूएनईपी का। ठीक है, हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या। बाकी आपको नहीं याद रखना है, इससे पहले भी मैंने आपको WWF के बारे में बताया था, उसमें क्या बताया था, अर्थ आवर डे TX/2 है ना, ये सब पहले मैंने आपको वहाँ पे बताई थी, तो वो भी आपको याद रखना है।
ग्रेट निकोबार पे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे आपसे आर्कटिक काउंसिल पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत यूएसए आता है या कहीं अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, ये देश शामिल हैं। दूसरी खास बात ये भी है कि इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है। तीसरी खास बात, ओटावा डिक्लेरेशन का संबंध भी आर्कटिक काउंसिल से है। चौथी खास बात कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे आगे की। आगे देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कांजीरंगा एनिमल कॉरिडोर आपसे ये तो नहीं पूछेगा, बट कांजीरंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कांजीरंगा कहाँ पे है, तो अच्छे से आपको पता है कि कांजीरंगा असम में स्थित है। बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। गेंडों की जो 1 हॉर्न राइनो है सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं। इसके बाद पोबीतोरा जो कि असम का ही पार्ट है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बस याद रखना कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर होके नहीं गुजरती है, ठीक है। बाकी अन्य असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, डिब्रू सखोया है, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी ओरांग या कहें ओरंग है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल योगा मैट मतलब एक तरीके से आप समझो कि ऐसी जो योगा वाली वो चटाई है कि वो डिग्रेड हो जाए, उसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बाकी आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दीपोर भील इंपॉर्टेंट है। दीपोर भील वास्तव में गुवाहाटी शहर के पास में स्थित है, ठीक है। दीपोर भील का गुवाहाटी शहर के जल भंडारण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, आपको याद नहीं रखना है। रामसर साइट में शामिल है, यही बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऊपर की लाइन आपसे याद नहीं पूछेगा। हाँ, ये बस पता हो कि दीपोर भील कहाँ पे, असम में है, नागालैंड में, त्रिपुरा में है। कुछ बच्चे त्रिपुरा लगाए आएंगे तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन असम में है, ठीक है। बीमा बांस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है बीमा बांस के बारे में, ठीक है। तो आप उसे बिल्कुल ही मत याद रखिए। आगे यहाँ पे बात आता है, इसको एक मिनट हम दीपोर भील को यहाँ पे हाईलाइट कर दें क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, नीचे वाले पे क्वेश्चन आपसे, चलो ठीक है, पता तो है ही आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बांस के बारे में, राष्ट्रीय बांस मिशन इंपॉर्टेंट है, ये 2018 और 19 में इसका शुभारंभ हुआ था। और ख़ास बात क्या है इसके संदर्भ में कि सरकार ये चाहती है कि इसको किसान बाजार में बेच सके। पहले क्या होता था, बांस को कटाई नहीं की जाती थी, ठीक है, लेकिन अब उसे वहाँ से वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया ताकि लोग बांसों की कटाई कर सकें और इसे बेच सकें, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। जलवायु परिवर्तन पे ये बिल्कुल भी आपसे परिवर्तन नहीं पूछेगा। पृथ्वी की अक्ष के बारे में क्या है क्या नहीं है। शायद गोल्डन बम्बू के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रीन गोल्ड के बारे में, ठीक है, तो वो बांस से संबंधित है। भारत में अग्निशमन सुरक्षा का अभाव आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलियाई मानसून टॉपिक हम पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम काफ़ी बेसिक से आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, मानसून का निवर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। बट बेसिक तौर पे आप यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लें कि भारत में जो मानसून है वो 4 पार्ट में आता है, जिसमें 2 मानसून से संबंधित हैं, ठीक है। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, जिसमें मौसमी प्रकृति की बारिश होती है, जो कि जून और सितंबर, मतलब जो इस समय आपका एंड होने वाला है वो वास्तव में दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है। मानसून का निवर्तन मतलब मानसून का लौटना अक्टूबर और नवंबर के समथिंग आप देखते हैं, सर्दीले मौसम में बारिश होती है कई बार, और खासतौर पर पश्चिमी विक्षोभ भी इसका एक प्रमुख रीजन होता है, ठीक है। अब बात आती है दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण को कौन प्रभावित करते हैं, तो भूमि के जल का ठंडा और गर्म होना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स यानी कि ITCZ का जो क्षेत्र है, ये पढ़ाएंगे आपको। अभी यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको जब पढ़ाएंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अल नीनो खासतौर पे दक्षिणी दोलन, इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या मानसून के निवर्तन को दक्षिणी दोलन प्रभावित करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रभावित करता है, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यूरेनियम आपको इसलिए बस याद रखना है कि ये काफ़ी महंगा, ठीक है, एक एटॉमिक पार्टिकल से यह कहें तत्व है, ठीक है। और आपको हमेशा कई बार क्या देता है कि कई जो पदार्थ आपको देगा वहाँ पे दे देगा कि इससे यूरेनियम निकलता है, और आपको अगर ये पता है कि अरे भाई यूरेनियम तो इतना महंगी चीज़ है, थोरियम सस्ती है लेकिन यूरेनियम बहुत महंगा है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आप बैक ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे आपको यही यूरेनियम वर्ड का ज़्यादा उपयोग किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब यूरेनियम बहुत ही महंगी चीज़ है,
तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या भारत में यूरेनियम के भंडार हैं? तो बिल्कुल, झारखंड के सिंहभूम जो कॉपर बेल्ट के अलावा राजस्थान के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और शेषाचलम वन में, और खास तौर पे धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टानें क्या होती हैं ये भी हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी में, यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस क्या होता है, मतलब मजदूर दिवस क्या होता है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिक जानकारी जो याद रखनी है वो ये कि 1 मई 1930 को सर्वप्रथम हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी का गठन किया था सिंगारवेलू ने। ठीक है, तो सिंगारावेलू पे क्वेश्चन आ सकता है कि लेबर किसान पार्टी का गठन किसने किया, तो आप बता देना कि साहब इसका गठन किया था सिंगारावेलू ने। लेबर किसान पार्टी के प्रमुख जो थे वो सिंगारावेलू चेटियार थे। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। फिर खास बात यहाँ पे आती है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं व युवाओं की भागीदारी, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेंस का टॉपिक है, मेंस से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे हम आपको कवर कराएंगे, अभी प्रीलिम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 ईयर ऑफ कोविड-19 बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, ये रिपोर्ट जब मेंस में हम पढ़ाएंगे स्वास्थ्य की फील्ड को लेकर, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। फिर बात आती है UDID पोर्टल, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि UDID पोर्टल क्या है, आप बताइए, बट मेंस में जब सोशल जस्टिस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको इसे कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक इट द लास्ट पेंडेमिक रिपोर्ट। ठीक है, किसने जारी किया इसका रिपोर्ट, WHO के सदस्य राज्यों द्वारा इसे शुरू किया गया। ठीक है, मतलब महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल IPPR ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है, और इसने WTO से मतलब कहा था कि भाई आप हमें डाटा दे दो, थोड़ा बहुत नहीं पूछेगा WHO से, क्योंकि नाम से ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। फिर बात आती है इसके बाद अगले आर्टिकल की, अगला आर्टिकल आपका क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, IPPR क्या होता है, लॉकडाउन के बाद भी हम बढ़ोतरी, ये सोसाइटी में हम आपको बताएंगे, जब सोसाइटी का टॉपिक पढ़ेंगे ना, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है खासतौर पे लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे। गुरु तेग बहादुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने आपको सिखों के बारे में बहुत कुछ बताया है, बट इंडिपेंडेंट रूप से, इंडिविजुअल रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GTV ऑलरेडी आप पढ़ते हो ना, तो ये 9वें सिख गुरु थे, मानवता के रक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 116 काव्यात्मक भजन लिखे थे। ठीक है, और एक उत्साही यात्री थे, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, अब खास बात यह है सिख धर्म को लेके कि सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, मतलब एक ईश्वरवादी हैं। ठीक है, खास बात ये याद रखना, सिमरन उसको बोलते हैं याद करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अपने पंथ को गुरुमत या कहें गुरु का मार्ग इससे संबोधित किया है। खालसा इनके संदर्भ में एक सामाजिक सेवा के गुणों को अभिलक्षित करता है। बाकी आपको पता है 5 जो ककार हैं, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। ठीक है, ये आपको नहीं याद रखने। सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उन पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, वैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है जनवरी के करंट में, तो आपको इसको लिखने की तो जरूरत नहीं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, पहला कि गुरु नानक 1939 में 1469 से 1539 तक थे, ये सिखों के पहले और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये बाबर के समकालीन थे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि ये अकबर के समकालीन थे, तो आप बता देना नहीं साहब ये बाबर के समकालीन थे। गुरु लंगर का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इनके बर्थडे पे ही करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई। गुरु अंगद के बारे में इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और गुरु लंगर की प्रथा को सुचारू बनाया। अभी भी इनके टाइम पीरियड पे अकबर नहीं आते हैं, अकबर 1555 में आते हैं। ठीक है, वो जब मैं आपको मेडवल इंडिया पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर से लिंक कर दूंगा। ठीक है, गुरु अमरदास इन्होंने आनंद कारज विवाह की शुरुआत की थी, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। गुरु रामदास ये भी अकबर के समकालीन थे, इनको अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने शुरू किया था, जमीन मिली थी। गुरु अर्जुन देव इनका 1563 से 1606 का टाइम पीरियड है, आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में इनको मरवा दिया था, क्योंकि 1604-5 तक आके अकबर का देहांत हो गया था। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का कार्य निर्माण कराया। शाहिदीन ए सरताज के रूप में इन्हें जाना जाता है। गुरु हरगोविंद ये सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में इन्होंने बदल दिया और इन्होंने सैनिक संत के रूप में उन्हें संज्ञा दी।
जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ा था। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत कुछ भी है नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सर जी ज़मीन अकबर ने दिया था इनको, जी बिल्कुल अकबर ने इनको ज़मीन दिया था। गुरु हर राय, शायद मैंने यही तो बोला है कि अकबर ने इनको ज़मीन दिया है, अकबर द्वारा दी गई ज़मीन पर अमृतसर का वो बसा। ठीक है, गुरु हर राय के बारे में आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, इनका ज़्यादा इशू नहीं हुआ था औरंगजेब के साथ में। गुरु हरकिशन के संदर्भ में औरंगजेब द्वारा इनके लिए इस्लाम विरोधी कार्य के लिए सम्मन जारी किया गया। गुरु तेग बहादुर, इन्होंने आनंद साहिब की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा समुदाय की स्थापना की जो कि सैन्य समुदाय बना, और इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल इसकी शुरुआत की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाहुल जो संस्कार है इसका संबंध किस धर्म से है, पारसी से, सिख से, बौद्ध से, जैन से, तो आप बता देना सिखों से। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। P8I पेट्रोल विमान, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा जीसोमिया, लिमोवा, सिस्मोवा, ठीक है, बेका, कॉमकासा, ये सब क्या है, तो आप बता देना सब अमेरिका और भारत के साथ हुए एग्रीमेंट है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला है रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये क्या काम करती है? एक्विजिशन का मतलब क्या है कि कोई हथियार वगैरह हमें खरीदना है कहीं से, उसके बारे में डिसीजन लेना है, तो उसी से संबद्ध है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रक्षा मंत्री, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ना कि राष्ट्रपति। एक और खास बात, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 2001 में हुआ था। आपको यहाँ पे दे देगा कि इसका गठन हाल ही में किया गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बात आती है UNHCR के बारे में, इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले पढ़ाया भी है, तो आपसे एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि UNHCR क्या है। तो शरणार्थियों से रिलेटेड है, तो शरणार्थी संधि, अब आप बता दो शरणार्थी जो संधि है 1951 की, क्या इंडिया ने इसको साइन किया था? बिल्कुल भी नहीं साइन किया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इंडिया इस संधि का या इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है। ठीक है, बाकी UNHCR का तो इंडिया मेंबर है, ये आपको याद रखना है। समझ गए? आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है, इतना ही बस याद रखो कि आयरन डोम क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मान लो दुश्मन देश ने कोई मिसाइल दागी तो आपके घर के ऊपर गिरे ना, इससे पहले यहाँ से ऑटोमेटिक एक मिसाइल निकल के उसको हवा में ही मार देगी। और आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, जैसे दिवाली के पटाखे ना चल रहे हो या वीडियो गेम ना चल रहा हो, ऐसा कुछ हुआ था इजराइल के साथ में, आप लोगों ने देखा होगा। तो एयर डिफेंस सिस्टम का ही कमाल था, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम है? हाँ है, भारत अभी रसिया से आप देख रहे होंगे S-400 ट्रम्प मिसाइल खरीद रहा है। और आपको एक बात बता दें इंटरेस्टिंग कि USA इस चीज़ को मना कर रहा था कि आप ये जो आयरन डोम है, S-400 रसिया से मत खरीदें। तो USA ने क्या किया कि अभी हाल ही में एक अभ्यास किया था, युद्ध अभ्यास कहीं पे किया है, तो उसमें रसिया के S-400 मिसाइल सिस्टम को उसने धोखा दे दिया और अपनी F-15 के माध्यम से उसको पूरा तहस नहस कर दिया। तो ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ तो फिर दिक्कत कर देगी इंडिया को, बट वही है, आपको इतना डेप्थ में नहीं याद रखना है। हमारे पास अपने खुद के भी कई वर्जन हैं, जैसे हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, अश्विन हमारे पास है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। पाइथन 5 मिसाइल इंपॉर्टेंट है कि पाइथन किसकी है? इजराइल की है, बस आपको यही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ये 5वीं पीढ़ी की है, हवा से हवा में मार कर सकती है। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछेगा। फिर बात आती है मैक्स 1407, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्स 1407 क्या है? सोयाबीन की किस्म है। मुझे ऐसा लगता है ये सब मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ, जब मैंने मई का करंट अफेयर्स पढ़ाया है ना, तो वहाँ पे मैंने आपको सब पढ़ाया है। हाँ मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके तहत जून से खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जून से जुलाई के मध्य होती हैं, सितंबर अक्टूबर के मध्य कटाई की जाती है। आपसे हो सकता है कि इस बार खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इन पे क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से कौन कौन सी खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल हैं। तो आप बता देना साहब, चावल, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब की सब खरीफ की फसलें हैं जिनको जून से जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के मध्य कटाई होती है। मतलब अब चावल की कटाई होने वाली है, मक्के की कटाई होने वाली है, अरहर की होने वाली है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसलों का मतलब है कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाएं और अप्रैल और जून में काटा जाए। ठीक है,
इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि ये शामिल होती हैं। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जायद का मतलब जैसे तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियां, चारे वाली फसलें, ये सब बीच में इन दोनों के मतलब कुछ ही समय का छोटा सा मौसम होता है, उसमें इनको उपजाया जाता है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु है ना, ये वास्तव में भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर को शिपमेंट को लाने के लिए, ये 2 है, सेकेंड पार्ट, ठीक है। पार्ट 1 में क्या हुआ था कि कोविड-19 में जो फंसे हुए थे उनको हम लेके आए थे, तो आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रय प्रबंधन सूचकांक, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन इसे जारी किया है, कौन नहीं जारी, क्योंकि प्राइवेट है, आपसे नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि 2015 में शुरू किया गया। गैर कारपोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड कराना। इस लाइन का मतलब समझ लेना, वरना आप क्वेश्चन गलत कराओगे। गैर कृषि का मतलब कृषि से संबद्ध वो क्षेत्र ना हो। गैर लघु सूक्ष्म उद्यम का मतलब कि वो एग्रीकल्चर की बात ना करते हो, बाकी अलग अलग कंपनी जैसे स्टार्टअप। सिंपल सी बात है, अगर श्री आईएएस एकेडमी को पैसा चाहिए तो 10 लाख रुपए तक का मुझे लोन मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं पैसा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मुद्रा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, बेसिक जानकारी थोड़ी सी और आप ले लें कि मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड है ना। इसके तहत बैंकों, एनबीएफसी, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, इनके माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके के थर सीधे मुद्रा के अंतर्गत सीधे सूक्ष्म उद्यमियों व्यक्तियों को उधार नहीं देता, मतलब डायरेक्ट लोग इससे उधार नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे, ये आपको कुछ भी नहीं याद रखना है ना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी यहाँ पे 3 प्रकार के ऋण हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। किसको किसको मिलता है, महिलाओं को, ओबीसी को, इन लोगों को ये खासतौर पे लोन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये मुद्रा के थर, मुद्रा के तहत सीधे, मतलब इसमें यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्टली कोई व्यक्ति अगर ऐसे जाए, ठीक है, कि हाँ हमें पैसा चाहिए और जिन्होंने पहले कहीं से ले रखा है उनको यहाँ पे लोन नहीं मिलता है, ठीक है। ये बस यहाँ पे याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्वामित्व योजना इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व का अंतर पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्वामित्व किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, पंचायती राज के। पूरा नाम से ही समझ में आ जाएगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, ठीक है। मतलब क्या करेगा कि जो विलेज का क्षेत्र है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों का पैसा एक साथ रहेगा और एक ग्रामीण भारत एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान है। अर्थात जितनी भी पूरे क्षेत्र में या कहें पूरे ग्राम में जितनी भी संपत्ति आती है, मतलब ग्राम सभा की कितनी संपत्ति है, लोगों के कितने मकान हैं, जमीन जायदाद हैं, उन चीज़ों के बारे में ये एक पूरा डाटा पब्लिश करती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नोडल मिनिस्ट्री आपको तो पता ही है ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पंचायती राज मंत्रालय है। दाहला बांध आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि दाहला बांध कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस क्या है, ये एक तरीके का कवक का संक्रमण देखा गया जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यूकोमॉर्सिस क्या है या कहें ब्लैक फंगस क्या है, ठीक है। तो क्या है ये एक दुर्लभ कवक संक्रमण है, ठीक है, फंगस है। मतलब म्यूकोरमाइसिटिस नामक फफूंद के कारण ये होता है जो पर्यावरण में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। बाकी आपको याद नहीं रखना है, ये श्वसन, संरोपण, पर्यावरण में मौजूद बीजाणुओं के संग्रहण, ठीक है, मानव से मानव तथा मानव से पशुओं के मध्य नहीं होता है। मतलब इसका संक्रमण नहीं होता है कि हम मानव से मानव को देखें और फफूंद उनके ऊपर हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, रोकथाम कैसे होती है कुछ भी नहीं। अब आप बता दो क्या इसके लिए कोई टीका का भी बना होगा, तो अभी टीका तो नहीं बना, लेकिन म्यूकर माइकोसिस के रोकने के लिए कवक रोधी दवा, ठीक है, यानी कि एंटी फंगल मेडिसिन का इसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कई मामलों में सर्जरी भी की जाती है। महाराणा प्रताप काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बेसिक जानकारी के लिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था, राणा प्रताप और मुगल सम्राट की सेना के मध्य, ठीक है। जीते थे हारे थे ये आपको नहीं याद रखना, वैसे मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, मुझे अब याद आ रहा है, ठीक है।
रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं कि गुरुदेव, कवि गुरु, बिस्कावी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको गीतांजलि के संदर्भ में नोबेल प्राइज मिला था, है ना। एकला चलो रे गाना, है ना, भानु सिन्हा की पहली कविता, ये सब आपको नहीं याद रखना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज पंचम जब आए थे उसी के समय इन्होंने गाना गाया था ना, वही वाला, जनगण मन के अधिनायक तुम ही हो, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। बाद में राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बाकी आपको नहीं याद रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि गरीबों को अन्न दिया जाता है। नोडल मंत्रालय वित्त के अंतर्गत आता है। ये याद रखना कि नोडल मंत्रालय वित्त है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है। आपको यहाँ पे ये दे सकता है कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, या आपको दे सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। खास बात यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए इतना खर्च वहन करेगी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कितना अनाज मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इतना आपको नहीं याद रखना है। लेकिन बस ये कि वह पढ़ लेना, इसकी रीडिंग कर लेना, में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, आपसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बस पता होना चाहिए कि हाँ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति, कर्नाटक की है तो बस इतना ही याद रखना, कहाँ की है, कर्नाटक की। बाकी आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ पे। सत्यजीत रे फिल्मों के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। विश्व प्रेस रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन नहीं पूछेगा। डॉक्टर रविशंकर आपसे नहीं पूछेगा। अनुच्छेद 311 नहीं पूछेगा। फ्रंट लाइन्स वर्कर्स नहीं पूछेगा। यूरेनियम 214 आपसे नहीं पूछेगा। इबोला वायरस के बारे में इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, वैसे मैंने बेसिक आपको बता ही रखा है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब, आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष नासा का है, शुक्र के वातावरण में पता लगाया। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। ठीक है, ये एक तरीके की इनकी स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। ठीक है, ये मिशन था इनका, बाकी आपसे याद नहीं रखना है। ठीक है, सारापोर्ट डायनासोर नहीं याद रखना है। अस्थमा दिवस क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे। भारतीय सेना का कोविड प्रकोष्ठ, ये नहीं आएगा। ब्रिटेन समझौता। सीमा सड़क मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो BRO है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय इसका गठन हुआ था। और खास बात क्या है कि ये जितना हमारा बॉर्डर एरिया है या नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहाँ पे सड़क निर्माण को बढ़ावा देता है, और ये कई हमारे पड़ोसी देशों में भी सड़कों का निर्माण करता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक बातें बता दी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं। कि गीतांजलि इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा और उसका बाद में अंग्रेजी अनुवाद हुआ। राष्ट्रगान इनको 2 देशों का राष्ट्रगान इन्होंने किया था, एक भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, महात्मा की इनको उपाधि दी गई थी, इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसको, महात्मा गांधी को। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपसे नहीं पूछेगा। थैलेसीमिया नहीं पूछेगा। स्टारशिप बिल्कुल नहीं पूछेगा। ID नहीं पूछेगा। सिनोफार्म वैक्सीन नहीं पूछेगा। माउंट सिनाबंग इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। फिर बात आती, कोई बात नहीं गोविंद जी, आप लेट हो गए हैं, लेकिन आप क्लास बाद में देख लीजिएगा। वी कल्याणम, महात्मा गांधी के निजी सचिव, आपसे बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। मनोज दास, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सआदत हसन मंटो नहीं पूछेगा। असम में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली नहीं पूछेगा। सिंधु दर्शन महोत्सव, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। स्पेस स्टेशन में पहली निजी, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पद्म कुमार माधवन नायर नहीं पूछेगा। परिवार, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे का सारे आर्टिकल आपके हो गए। तो इस तरीके से हमने अपना मई का पार्ट 1 कवर कर लिया, मतलब 1 मई से 15 मई तक के आर्टिकल कवर कर लिए। अब यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 15 मई से 31 मई तक का करंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो उसे हम अब आपको नहीं कवर कराएंगे। अब हम आपको अपने अगले पार्ट में 1 जून से 15 जून तक का एक पार्ट कराएंगे, और फिर 15 जून से 30 जून तक का पार्ट कराएंगे, यानी कि केवल 2 पार्ट हमें और करंट के आपको कराने हैं। फिर हमारी पूरी करंट अफेयर्स एक रिदम में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, जब हम क्विक एंड फास्ट मोड पे रिवीजन कराएंगे अभी कुछ दिनों बाद, तो फिर हम मई का पार्ट 1 पार्ट 2 इन सबको एक साथ मर्ज कर देंगे, जो हमारे फुटकर में वहाँ पे वीडियो आए हैं डेली के प्रीलिम बूस्टर में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जून के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।